शायद अब जो अगर ये ट्रेंड्स हैं इसको देखकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, उन्होंने जो कांग्रेस को 70 सीटें दी, अब वो सोच रहे होंगे तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे बैठे, जब वो टीवी देख रहे होंगे कि क्या उन्होंने गलत किया। क्योंकि इससे साफ अंदाजा लग सकता है, स्ट्राइक रेट देखें तो कांग्रेस कहीं भी अपनी सीट को इफेक्टिवली कन्वर्ट करती हुई सीटों में नहीं दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब है जो जेडीयू के साथ हुआ है एनडीए में, वही हाल कांग्रेस के साथ हुआ है महागठबंधन में। मतलब आरजेडी के वोटर्स अपने को शायद इतना अलाइंड महसूस नहीं कर पाए कांग्रेस के साथ, जिसका खामियाजा देखिए आप, 19 सीटें, 70 में 19 बहुत कम लड़ रही थी। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भी तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा है। तो ये एक बड़ा एक ट्रेंड सेटर है इस मामले में कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो मल्टीलैटरल से खत्म होके बाइपोलर होने जा रही है। और हो सकता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला जनता दल यूनाइटेड से हो। इस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है। जहां तक आरजेडी कंसोलिडेशन की बात, तो कंसोलिडेशन की बात जहां तक है, तो हमने कई सीटों पर देखा है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट में देख रहा था, तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पे 100, 200, 400, 500 का ही फर्क है। लेकिन ये एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि ये जो फर्क है वो उन सीटों पर ज्यादा है जहां महागठबंधन थोड़ा सा आगे है। मतलब ऐसी सीटें कम है जहां ये दिखे कि एनडीए की टैली बहुत घट जाएगी। तो ये एक तस्वीर के लिए चिंता का विषय है। लेकिन वो निश्चित तौर पर आज जब चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, देर शाम तक पूरे नतीजे आ जाएंगे। जो दो निष्कर्ष हमने कहा, तेजस्वी यादव बिहार के टॉलेस्ट लीडर बनकर इस चुनाव में उभरे हैं। मैं सिर्फ इस चुनाव की बात कर रहा हूं। आप अगर सीटों की संख्या से देखें, आप अगर कद के हिसाब से देखें, आप अगर वोट स्विंग के हिसाब से देखें, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक जीते हुए गठबंधन के नेता होंगे। उनको शायद विधायक मंडल का दल का नेता भी चुना जाए एनडीए का, और वो सीएम भी बन जाए। लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर मौजूदगी दर्ज कराई है तेजस्वी यादव ने। कहेंगे कैसे? आज से 5 साल पहले, या हाँ 5 साल पहले ही कहें, जब जब तेजस्वी यादव को लालू यादव ने एक तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, और एक रैली हुई थी 2017 की जुलाई अगस्त गांधी मैदान में, वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर तेज प्रताप ने शंखनाद किया और लालू। तो तेजस्वी यादव में वो जो एक पॉलिटिकल विट होता है, एक जो तंज कसना होता है, एक जो अटैकिंग मोड होता है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग था। वो अंडर, एक तरीके से क्या, पॉलिटिक्स में अंडर ग्रेजुएट थे। आज इस चुनाव के बाद ये पता चल रहा है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब आने वाला, अच्छा, उनके साथ उनका जो उम्र है उनकी, वो साथ में है। मात्र 31 साल के हुए हैं तेजस्वी यादव, कल ही उन्होंने अपना बर्थडे मनाया है। आने वाले 5 साल इस हार के बावजूद वो एक मजबूत फुटिंग पे होंगे। आप ये समझिए कि जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, चुनाव का ऐलान हो रहा था, तो ऐसी स्थिति थी कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए उनके, और उन्होंने कहा कि भाई कोरोना चल रहा है, अभी इलेक्शन मत कराओ, बाद में करा लेना जब ठीक हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो कमजोर महसूस करता है, जो कमजोर अपने को मानता है कि हम इस लड़ाई में रण में हैं, वही इस तरह की बात करता है। एनडीए ने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। तो उस समय लग रहा था। अब सोचिए कि पिछले 40 दिनों में किस तरीके से तेजस्वी यादव ने हवा के रूप को अपनी तरफ मोड़ा, नए एजेंडे को उन्होंने बाहर सामने रखा, यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, रोजगार के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनाया, जातिवाद के दलदल में फंसी राजनीति जो हमारी बिहार की है, उसमें एजेंडा ड्रिवन राजनीति की शुरुआत, जिसकी कल्पना लोग लालू यादव की पार्टी से नहीं करते थे, वो हुई। तेजस्वी यादव ने ऐसा किया, और इसके लिए उन्होंने किसको छाये में रखा? अपने पिताजी को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपने भाई को। ये एक उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी बनाई। किसी पोस्टर में लालू नहीं दिखे, किसी में राबड़ी नहीं दिखे। और ये जब नहीं दिखते थे तो आप देखेंगे एनडीए के नेताओं को वो छन से, नहीं कहते हैं अपने यहाँ बिहार में छन से लगना, उनको लगता था कि शायद उनकी तस्वीर होगी तो उनको अटैक करने का ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन इधर तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक चल रहा था।
तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी टोली बनाई, अपने रणनीतिकारों की टोली बनाई, उनको आपको आज की तारीख में शाबाशी देनी होगी। ये मैसेज देने में तेजस्वी यादव पूरी तरह कामयाब रहे कि लालू के कथित जंगल राज का उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो 31 साल के बिहार के नौजवान हैं, भले 9वीं फेल हो, 9वीं पास हो, लेकिन उनके पास एक विजन है कि यहाँ हम रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ हम इंडस्ट्री लाएंगे। और दूसरी बात, जो सामाजिक न्याय की राजनीति लालू यादव ने शुरू की और उसको घिस दिया, क्योंकि उसके आगे वो नहीं निकल सके, दबे कुचले गरीब गुरबे बूथ तक पहुंचे, उनमें आत्मसम्मान लौटा। इसके लिए लालू की तारीफ करनी पड़ेगी। लालू को जाना जाता है, वो एक ऐसे समाजवादी नेता रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिहार को जातीय राजनीति और हिंसा में झकझोर कर रख दिया। तेजस्वी ने क्या किया, उसकी आंच तक ना पहुंचे, इसके लिए तेजस्वी यादव ने बकायदा कई बार जनता से माफी मांगी, और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था, जिसका नतीजा आपको इस चुनाव के नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। अगर आज भी हम लोगों ने कई जगहों पे बात की, चाहे वो उत्तर बिहार हो, मध्य बिहार हो, मध्य बिहार तो खैर मैं नहीं था आपके साथ, लोगों में जो एक एप्रीहेंशन था खासतौर पर अगड़ी जातियों में, अपर कास्ट में, कि हम कैसे वोट कर सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल को, जो भूरा बाल निकले हैं तेजस्वी यादव। और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तेजस्वी जैसे नेता के लिए। अब आने वाले 5 साल में उनको एक कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक, मुझे लगता है कि भूमिका दायित्व निभाना होगा। अगर हम इस ट्रेंड को माने रिजल्ट, तब एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हम उनको देखेंगे। जो काम सुशील मोदी ने विपक्ष में रह के किया, और लालू यादव को 90 के दशक से लेके, और जब वो महागठबंधन में नीतीश गए तब तक सुशील मोदी ने नाको चने चबाया। जो भी सरकार थी, उन्होंने एक से एक खुलासे किए, उन्होंने एक से एक गलतियों को उजागर करने का काम किया, और बड़े शानदार तरीके से किया, जिसको रिकॉग्निशन न सिर्फ कोर्ट्स में मिले, बल्कि वो कई बार उस पर कन्विक्शन हुए। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को, मैं नहीं कहूंगा सुशील मोदी की भूमिका में, क्योंकि उस भूमिका के लिए फिर तो कुछ कहते हैं कि धुआं भी जलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नीतीश कुमार की छवि बेदाग रही है, लेकिन सरकार से जो जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उस एजेंडे को आगे 5 साल विपक्ष में बैठकर उठाना एक थकान वाला काम होता है। जब आप कल से या परसों से जब नई तारीख तय होगी विधानसभा, बिहार विधानसभा की, और सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद अगले 5 साल का था कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव कोरोना के समय भी लगातार बिहार से गायब रहे। इसकी बहुत आलोचना हुई थी, लोगों ने कहा उनको बिहार में रहना चाहिए था, जमीन पर नहीं दिखे। हम लोगों ने भी कई बार अपनी समीक्षा में, अपने दफ्तर में, जब कोरोना पहले खुला हुआ था, इसकी चर्चा की, हम लोग आपस में बात करते थे कि आखिर इतना वाकोहर क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तब खैर उनके घर में घरेलू कलह भी चल रहा था, तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच उनकी पत्नी जो है, जो केस चला, जो मामले आए, मीसा भारती को लेकर कई तरह की चर्चा हुई कि वो राजनीति में अपना जो कद है, वजूद है, वो बढ़ाना चाहती हैं, ये चर्चा हुई। और इस सब के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में कैंप करते रहे, कई बार वो कहीं बाहर भी गए। एक बार ऑन एयर हवाई जहाज के भीतर जो उन्होंने पिछला बर्थडे मनाया, उसकी बहुत चर्चा हुई, जिसमें ये कहा गया कि देखिए गरीब का बेटा एयरप्लेन में कैसे बैठ के और बर्थडे केक काट रहा है। तो उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने ये लड़ाई लड़ी। उनका जो बैकग्राउंड था इस लड़ाई के पहले बहुत कमजोर था। अगर हम कहें कि जुलाई से पहले या अगस्त तक की भी अगर चर्चा कर ले, तो आरजेडी को का कोई नाम लेवा नहीं था। हम लोगों ने जब इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत की, डेट्स की घोषणा हुई, तब भी हमें यही लग रहा था कि ये एक चुनाव है, इसमें आरजेडी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, एनडीए 200 के आसपास सीटें ले आएंगी। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की,
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा या इस जाति को ये कर दूंगा। उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया। हाँ, ये जरूर है कि उनके तरीके और फिर उस पर क्या होगा, वो कैसे करेंगे, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किए। लेकिन हुआ क्या कि एजेंडा सेट करने के कारण शायद पिछले 10 वर्षों में, या बल्कि 2005 को छोड़ दे तो 2005 का चुनाव कथित जंगल राज के खिलाफ जनादेश था। तो पॉलिटिक्स में नैरेटिव सेट करने वाला तेजस्वी यादव, यानी लालू यादव का बेटा आरजेडी, और उसको फॉलो करने वाला सत्तारूढ़ गठबंधन, नीतीश कुमार हो या इनफैक्ट कहें एक हद तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाषणों में नरेंद्र मोदी ने जरूर केंद्र सरकार की योजनाओं, उनकी सफलताओं का जिक्र किया, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और उनके बाकी साथी, उनका समय इसी में बीता कि वो ये बताते रहे कि हम नौकरियां ज्यादा देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, 10 लाख नौकरियां वो कहां से देंगे। सॉरी। तो वो उसके पीछे पीछे चले उस एजेंडे के। और जो दूसरा उन्होंने देखा कि भाई अगर हम अपने नीतीश कुमार के इस 5 साल के कार्यकाल को अच्छे तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्राइम और करप्शन के मुद्दे पे हम गिरते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने, एनडीए ने बाकायदा बखूबी अपना एजेंडा चेंज किया, खासतौर पे जेडीयू ने। मैं बीजेपी और जेडीयू के बीच जो अंदरूनी और बूथ लेवल की बात है उस पर कई बार बहस हम लोग कर चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं। जेडीयू ने तय किया कि अब हम लालू और राबड़ी के उस 15 साल की याद दिलाते हैं जनता को और डराते हैं, जिसके कारण नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए थे। अब सोचिए कि जो मुख्यमंत्री चौथी बार फुल टर्म खोज रहा हो, वो पहली बार के एजेंडे पर, 2005 के एजेंडे पर चुनाव लड़े। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बड़ी कमजोरी साबित हुई। वो ये कहते रहे कि उनका जंगल राज आएगा, फिर आपकी बहू बेटियां कैसे निकलेंगी, ये बताते हुए ये भूल गए कि बिहार में क्राइम रेट, भले ही वो एनसीआरबी का डेटा 23वां बताते हो, जब हमने अध्ययन किया, हमारे एक लेख में भी मैंने इसका जिक्र किया, तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंस जो आईपीसी के, सीआरपीसी के तहत हैं, उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, मर्डर्स में, अपहरण में। पता नहीं वो कहां से कहते रहे कि हम तो 23वें पायदान पे हैं और हमारा बिहार बहुत सुंदर बिहार हो गया। ऐसा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक कोशिश की ये बताने की, और उसका जिक्र करते थे और कहते थे कि भाई अब अगर लालू को तुम चुनोगे, आरजेडी को चुनोगे, तो तुमको वो उस जंगल राज का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो एक निगेटिव कैंपेन था नीतीश कुमार का, जिसके कारण वो कई बार आपा खो बैठे। जब युवाओं ने, यूथ में जो 65 लाख पहली बार वोट देने वाले थे, उनमें से कुछ लोगों ने कांटी मुजफ्फरपुर में उनका विरोध किया, स्लोगन्स लहराए। जब उनको हरलाखी में उनके ऊपर प्याज फेंका गया, वो प्रतीकात्मक मानिए तब भी गलत है कि सूबे के मुख्यमंत्री पर आप कुछ भी उछाले जब वो भाषण दे रहा हो। तो प्याज की महंगाई को लेकर ये दरअसल विरोध था। तब उनका आपा खो देना, ये कहना कि अपने बाप से पूछो, अपने माता पिता से पूछो, जब वो करेक्ट करते हैं लगता है कि बाप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, आप जाकर पूछो कि उस समय क्या होता था और उस समय स्कूलों की हालत क्या थी। जबकि जो हमने देखा कि बिहार में स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी और बिल्डिंग इतनी अच्छी, उसकी सब तारीफ, चमचमाती हुई बिल्डिंग, लेकिन पढ़ाई को लेकर हर जगह हमने सुना कि 30 साल के लिए हमारी पीढ़ी बर्बाद हो गई। कई बुजुर्गों ने कहा कि हमारे पोते पोतियों को मैं स्कूल भेजकर क्या करूंगा। जो शिक्षा मित्र हैं, जो नियोजन पर शिक्षक रखे गए हैं, आपने देखा होगा कि जो नेशनल लेवल के जो सर्वेज होते हैं, उसमें 8वीं का छात्र दूसरी कक्षा के सवाल हल नहीं कर पा रहा है बिहार में, खासकर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, जिसको जिसको लेकर बिहार के लड़के बहुत जागरूक रहे हैं और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में, मेडिकल की परीक्षाओं में उन्होंने लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो ये एक सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और इसको लेकर एक नीतीश के खिलाफ गुस्सा था, जो उन्होंने शराबबंदी लागू की। आपको बताऊं कि शराबबंदी उन्होंने महागठबंधन की सरकार में रहते लागू की, लगभग 4-5 अप्रैल 2016 को। हाँ, तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो उनका बराबर ये कहना होता है कि मैं एक बैठक कर रहा था और एक वो दीदी थी पीछे, उन्होंने कहा कि शराब बंद कर दो, मैंने तय किया कि अब शराब बंद कर दूंगा।
तो एक जो एब्रप्ट डिसीजन था, जिसको अगर हम कहें कि सामाजिक स्तर पे बहुत अच्छा माना गया, महिलाओं ने इसको हाथों हाथ लिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या हुआ? अगर आप आज देख ले 3.5 लाख लोग जेल में, हालांकि ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है, 3.5 लाख शुरू से लेकर आज तक है, उसमें कई लोगों को 1 लाख 1.5 लाख लोगों को बेल भी मिल चुका है, लेकिन वो प्रक्रिया जारी है। आप उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। जब हमारी अदालतें, छोटी अदालतें, मिलियंस ऑफ केसेस जो लिटिगेशंस के हैं, जिसमें घरेलू विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, हत्या के केसेस हैं, उसमें जो सिस्टम है, पूरा जुडिशियल सिस्टम, वो दबाव महसूस कर रहा हो, उसमें सिर्फ शराबबंदी के केसेस वो सुने, उनकी बेल पे सुनवाई हो और जेल भर जाए, तो आप समझ सकते हैं उसमें जो मांझी हैं, जो लौट कर उनके साथ आए हैं, जब वो छोड़ कर गए थे तो जीतन राम मांझी ने क्या कहा था कि ये जो शराबबंदी है, इससे सिर्फ हमारे जो मुसहर समाज, पासवान समाज, जो निचली जातियां हैं, उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो सप्लायर बनकर रह गए हैं, और जो नहीं बन पाए, जो बड़े लाइसेंसधारी थे, उनके लड़के उसके कारोबार में लग गए, काले कारोबार में लग गए। कई ऐसे नेताओं को की और मिली भगत ये शुरू हो गई। और फिर जो बिहार के थाने थे, बिहार के जो पुलिस थाने थे, वहां क्या शुरू हुआ? वहां शराब को लेकर एक कैंपेन शुरू हुआ, और आज 3 साल बाद, 4 साल बाद, सारे जो दारोगा हैं, वो उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि कहाँ शराब की खेप आई, कहाँ, माने आप अगर अंदर खाने बात करें तो थानों की कमाई लगभग 100 गुना बढ़ गई है। और आप समझ सकते हैं कि जब आपका पुलिस महकमा पूरी तरह एक प्रोजेक्ट, नीतीश कुमार की शराबबंदी को लागू कराने में अगर ध्यान रखेगा, ध्यान बटाएगा, तो बाकी अपराधों का क्या होगा? नीतीश मैं कुमार एक ने बीच बड़े में रोकूंगा फैनफेयर के साथ कहा था कि हम आलोक जी। हर पुलिस थाने में 2 ब्रांच बनाएंगे, एक दारोगा होगा, वो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा, और जो दूसरा होगा वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। आज की तारीख में जो ताजा रुझान और जानकारी है, ये कहीं किसी थाने में लागू हो नहीं पाया। आज आज भी एक ही आप दारोगा देखेंगे, वो जांच भी करता है और वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, वो चुनाव भी कराता है और साथ में इन्वेस्टिगेशन भी करता है। तो आलोक ये जी, जो मैं रोकूंगा क्राइम के आपसे। लेवल पे, अगर आप 2020 के भी आंकड़े देख लें बिहार पुलिस की मैं वेबसाइट पर, तो जनवरी में देखिए कि मर्डर्स कितने थे, और अगस्त तक का उन्होंने अपडेट किया है, उसमें कितने थे, किडनैपिंग कितनी थी, महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने थे जनवरी में और कितने अगस्त में। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास एक ये मौका होगा, जो उन्होंने एक छवि बनाई थी अपनी सुशासन बाबू की और विकास पुरुष की, उस पर उनको लौटना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि जल जंगल हरियाली और वर्ल्ड बैंक से बातचीत करना, ये एक ऐसे इश्यूज हैं। जब रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था कि भाई आप पहले रोटी का तो जुगाड़ करिए, गुलाब तो बाद में आएगा, तो वो जो एक गुलाब की तरफ बढ़ गए, गंगा का गाद और ये बच्चों की शादियां, बाल विवाह, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं सामाजिक जागरूकता के, जिसमें मुख्यमंत्री सूबे का अगर सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो, तो बुनियादी मुद्दों का क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवाल इस बिहार में उठा, और ये सब मुद्दे जो वो कहते हैं कि हमने सड़कें बना दी, हाँ बनी, 4,500 करोड़ सड़कें बनी, बिजली घर घर तक पहुंची, हाँ पहुंची, बिजली घर घर तक पहुंची, लेकिन ये 2015 में बिजली पहुंच गई थी, और सड़कें बनने आलोक जी, का मैं सिलसिला आपको लगातार रोकूंगा। जारी है। कई जगहों पर आलोक नहीं जी, बनी, कई जगह बन रही है, चमचमा रही है। आलोक हम राजधानी पटना अभी 6 घंटे में आलोक पहुंचते जी, हैं, 5 घंटे में पहुंचने का टारगेट है। लेकिन इससे जो हम जिन समस्याओं की तरफ हमने अभी चर्चा की, लोगों ने कहा कि उसका क्या हुआ? वो बुनियादी चीजें हैं। अगर हमारी आलोक जी, शिक्षा व्यवस्था होगी, अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होगा, तो क्यों सुशासन बाबू? अगर आपका क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म पे जो आपका ट्रेंड है, और फिर उन्होंने उनकी जो अपनी छवि थी, जो 27 जुलाई 2017 को जिस तरीके से उस समय में पटना में ही था, रातों रात सरकार बदली और वो इधर से उधर आ गए, और पलटू राम का उन्होंने एक नया अपने आप पर ठप्पा लगवाया, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी डेंट हुई। पहली बार नीतीश कुमार के प्रति लोगों में वो भरोसा नहीं है। आप मीम्स देखेंगे, आप तरह तरह के, कि हमने इस चुनाव में जब हम लोग चल रहे थे तब भी देखा, कुछ कहते थे अच्छा देखिए 30 पे लटक गए तो फिर चले जाएंगे आरजेडी के साथ। तो एक जो एक क्रेडिबल लीडर का जो एक के प्रति जो एक सम्मान का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता में इस बार नीतीश के प्रति नहीं दिखा। शायद इसीलिए जब हम अभी बात कर रहे हैं तो अपने सहयोगी चैनल पे देख रहे हैं कि 78 सीटों पर बीजेपी, 50 पर जेडीयू, बड़ा भाई छोटा भाई
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन मुद्दों ने एक असर डाला है, तेजस्वी यादव को एक मौका दिया है। मौका इस मायने में नहीं दिया कि वो सरकार चलाए, निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन वो विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश कुमार सरकार के प्रति जो जनता की जवाबदारी है, जो जनता के सवाल है, क्योंकि वोट तो दोनों को मिले हैं, तो उनको वो उठाए अगर सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बढ़िया बड़ी राजनीति बिहार में दिखाई देगी। और ये जो कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, उसका नाश होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव ने वो संदेश भी दिया है। आप देखिए ना, पप्पू यादव कहाँ है? चौथे स्थान पे भी नहीं है मधेपुरा में। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है? जीडीएसपी कहाँ गई? ग्रांड डेमोक्रेटिक सोशल अलायंस और पप्पू यादव का अलायंस, ये कहाँ गए? ये ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने को कुशवाहा समाज का ठेकेदार माना, किसी ने अपने को यादवों का ठेकेदार माना। पप्पू यादव ऐसे नेता है जो अगर बेतिया में आज एक्सीडेंट में 2 लोग मरे और कल पूर्णिया में मरे, तो दोनों जगह वो पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं की है, कोई संगठन नहीं बनाया। वो अंतिम समय पर सरकार को कोसना या विपक्ष को कोसना और अपने लिए जगह बनाना सॉरी, और जनता से ये अपील करना कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मतलब ऐसा होता नहीं है। आप अगर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो आपके प्रति जनता ये देखती है कि आपका संगठन क्या है, आप किससे जुड़े हुए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके साथ कौन कौन से नेता हैं। तो उस मायने में ये इन लोगों को नकारा है बिहार की जनता ने, उपेंद्र कुशवाहा हो या पप्पू यादव हो। ये मुझे लगता है कि ये भी एक मैसेज गया है इस इलेक्शन से। तो कई सारे पॉजिटिव चीजें मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हमें सामने दिखाई दे रही है, जिसका मुझे लगता है कि फायदा आने वाले समय में बिहार की जनता को होगा।